दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी का गांव गुहांड में। जैसे कि आप सब देख रहे होंगे, कैरना लोकसभा पर हलचल कई दिन से है। कल मनीष चौहान एक पोस्ट करते हैं, क्योंकि वो भी दावेदार थे। पार्टी में कहाँ नाम था वो अलग चीज़ है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अपना प्रचार प्रसार कर रखा था, एलम लास्ट गांव है और एलम से लेकर बेहट तक अब की बार 400 पार के बोर्ड जहाँ भी नज़र डालते थे वहीं बोर्ड दिखाई देता था। अब उनका टिकट नहीं हो पाया। दोबारा से फिर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदीप चौधरी जी पर भरोसा जताया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार इकरा हसन है, वो भी पहली बार मैदान में आई हैं लोकसभा चुनाव में। लेकिन एक चीज़ कल से पूरे क्षेत्र के लोगों को, जो लोकसभा है कैरना लोकसभा, उसके जो बासिंदे हैं, उनको एक चीज़ कल से खल रही है कि मनीष चौहान बीएसपी में जा सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। अब ऐसे में जो समाज सेवी हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है समाज का, वो इस पर क्या सोचता है और वो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। और अब की बार कैरना, क्योंकि टिकट से पहले कुछ और थी बातें, टिकट के बाद कुछ और हो जाती हैं, उनका क्या कहना है। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए लोकेश सलारपुरी जी हैं और इनके वीडियो आज आप काफ़ी पसंद करते हैं, काफ़ी दूर तक वो जाती हैं वीडियो। तो आपका स्वागत है जी गांव गुहांड में। बहुत बहुत धन्यवाद जी गांव गुहांड साहब, आजकल छाए हुए भाई तुम। मैं मतलब कोशिश ये करता हूँ जी, जो जनता के मुद्दे हैं उनको हम सामने लेकर आएँ। मेहनत कर रहे हैं, अच्छा लगता है। अच्छा, आपको क्या लगता है, कल से जैसे उन्होंने पोस्ट करी कि मैं कल अपने फार्म हाउस पर उपस्थित रहूँगा जनता जनार्दन के दर्शन के लिए, तब से ये होगा कि लोग ये पोस्ट चलेगी बीएसपी में जाएंगे, बीएसपी में जाएंगे। देखो एक बात सुनो, उस आदमी ने कोशिश की टिकट की, सबको अधिकार है, उसने बोर्ड लगवाए, मेहनत की, भाग दौड़ करी, यहाँ तक बिल्कुल सही था, करनी चाहिए थी। टिकट किसी एक का होना था, उनका नहीं हुआ। हालांकि था कि उनका होगा, प्रदीप का ही होना था, मैंने आपको बताया भी था जी। लेकिन उसके बाद अगर ये पोस्ट भी आता है, ठीक है मैं कल अपने फार्म हाउस पर, ठीक है भी लीडर है, पब्लिक का एक नेता है, पब्लिक के बीच में उठेगा बैठेगा, उसने पोस्ट कर दी फार्म हाउस पर रहूँगा, पब्लिक वहाँ जाए। ये अफवाह कहाँ से फैली कि बसपा में जा रहे हैं? कहीं दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं थी। शायद मेरे ख्याल उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा होगा बसपा के बारे में आज वहाँ। तो कुछ चीज़ें हवा में उड़ती हैं। अगर एक लीडर दूसरे बारे में उड़ा सकता है, दूसरे इनके बारे में भी उड़ा सकता है, तो इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर बसपा में जाएंगे तो सबको पता लगा बसपा में जाएंगे क्यों, बसपा लेगी क्यों। अभी तो बसपा का खुद ठिकाना नहीं, बसपा गठबंधन में आएगी, भाजपा के साथ चुनाव लड़ेगी, क्या करेगी अभी कुछ पता नहीं है। अगर वो भाजपा के साथ चुनाव लड़ती है एक तरीके जैसे पिछली बार यूपी में लड़ी थी 2022 में इनडायरेक्ट में, तो इनको नहीं लेगी, क्योंकि इनको लेने से फिर भाजपा को नुकसान होगा। और अगर वो गठबंधन में आ रही है तब सोचा जाएगा इनको क्या करेगी, इनका क्या रणनीति रहेगी, वो सीधे गठबंधन में रहेगी या प्रत्याशी उतारेगी भाजपा को हराने के लिए, भाजपा को जिताने के लिए। तो इसमें इतनी चर्चा की जरूरत नहीं थी। अच्छा, क्या लग रहा है अब जैसा प्रदीप चौधरी जी का टिकट हो गया, उधर से इकरा हसन मैदान में है, अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया अलायंस के साथ में आती है तो कुछ परिणाम बदल सकते हैं? देखो, बहुजन समाज पार्टी अगर इंडिया अलायंस के साथ में यूपी में लड़ती है तो खाली यूपी नहीं, इंडिया गठबंधन को बहुत ज़्यादा मजबूती कई वजह से मिलती है। चूँकि मायावती का जो वोट बैंक है, जो दलित वोट बैंक है, पूरी इंडिया में 18-20% के करीब है। वो महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा है, वो यूपी में बहुत ज़्यादा है, वो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में है। तो इन सारे स्टेट से बहुत ज़्यादा, बहुत तकड़ा एक मजबूत स्थिति में इंडिया गठबंधन आएगा बीएसपी का वोट जुड़ने के बाद। और जैसे कि चर्चाएं हैं, जो कुछ जानकारी मिल रही है छन के, कि शायद इंडिया गठबंधन मायावती को पीएम फेस भी डिक्लेयर कर सकता है। अगर ऐसा कर दिया तो फिर तो केवल ईवीएम ही बचा सकती है, बाकी फिर तो 150 सीट भी भाजपा की नहीं आ पाएंगी। एक्चुअल अगर मतलब ईमानदारी से चुनाव हो, बैलेट पे चुनाव हो, ईमानदार से चुनाव हो, ईवीएम से भी चुनाव ईमानदारी से हो सकता है, ऐसा नहीं है। अगर वो भी चीटिंग ना की जाए तो फिर तो संभावना भाजपा की बहुत कम हो जाती है। देखते हैं क्या होता है। हाँ, अगर बीएसपी को, मतलब मायावती जी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया जा सकता है, तो जो SC/ST वोट है वो बहुत हद तक ऐसा होगा क्या, जो मायावती का वोट बिखर के इधर इनके पास चला गया, भाजपा की तरफ चला गया है, कहीं समाजवादी में चला गया और पार्टियों में चला गया, वो सारा वोट वापस इकट्ठा होगा पूरी ताकत के साथ, वो गठबंधन के साथ चला जाएगा। चुनने लगा कि उनकी नेता प्रधानमंत्री दौड़ में आ गई, तो उसका ये तो बहुत बड़ा एक जबरदस्त उछाल होगा। उसके बाद तो इंडिया गठबंधन को जरूरत देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो एक ऐसा आंधी चलेगी जो आप सोच भी नहीं सकते। तो अब आपको कैरना पर क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? कैरना में फिलहाल तो साफ साफ, अगर मैं आपके 3 विधानसभाओं का ही चर्चाएं देखूं लगातार, जो उधर चल रहा है, जो लोगों में रोष है, कैरना और थाना भवन, हाँ, जो उधर रोष है वहाँ के हिंदू गुर्जर वोट में खास तौर पे, तो मुझे तो लगता है कि प्रदीप काफ़ी परेशानी में है फिलहाल। हार जीत तो पता नहीं किसकी होगी, लेकिन बहुत मुश्किल में मुझे लगता है फिलहाल।
इकरा को थोड़ा सा एज नजर आता है, अगर ये बात सही है और ये चुनाव अगर ऐसे ही चलता रहा, जो नाराजगी अगर नाराजगी खत्म ना हुई, कम ना की गई, प्रदीप चौधरी ने प्रयास ना किए, तो प्रदीप चौधरी की सीट खतरे में है फिर। बिल्कुल कतई। हाँ बिल्कुल खतरे। और इसमें नकुड़ में और गंगो में क्या रहेगा? नकुड़ तो पहले ही हार के गए थे वो, नकुड़ तो पिछली बार भी हार के गए थे, गंगो में बढ़िया लीड लेके गए थे, गंगो में शायद इस बार भी जीत के जाएंगे। लेकिन गुटबाजी बहुत हावी है, गुटबाजी अगर उधर उधर है तो इधर भी है, ऐसा नहीं है। मैं कैमरे पर बोलना नहीं चाहूंगा कि भाजपा में के अंदर गुटबाजियां हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, कुछ तरह की स्थितियां यहाँ नजर आई हैं। मेरे सामने कई जगह बात आई है कि फला लीडर भी अंदर खाने विरोध कर रहा है, वो भी ये छोटे मोटे संगठन पदाधिकारी है ना, जो इनको दे दिया, ये जो पूरा दिन गमछा गले में डाले घूम रहे, ये लोग भी अंदर खाने विरोध कर रहे हैं। तो ये पार्टी का विरोध है या उम्मीदवार का विरोध है? देखो फिलहाल नाम तो उम्मीदवार का ही है, लेकिन ये बताओ विरोध कहाँ नहीं? विरोध तो कई जगह, सहारनपुर में प्रदीप चौधरी नहीं लड़ रहे, विरोध तो वहां भी है। आप वहां की सीट है अभी आपकी बिजनौर की, वहां पिछली बार बलूंग नगर जीत गए तो वहां तो प्रदीप चौधरी नहीं थे। प्रदीप चौधरी का व्यक्तिगत विरोध भी है, लेकिन पार्टी का विरोध भी है कहीं ना कहीं। किसी एक विरोध से अगर क्लियर होता मामला तो शायद इतनी दिक्कत ना आती, लेकिन वहाँ के इस बार एंटी इनकम्बेंसी है, ये पिछली बार जैसा चुनाव नहीं है, मोदी के प्रति कुछ चीजें हैं लोगों में, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, कई सारी चीजें हैं, किसानों मूवमेंट भी है, पेपर लीक वाला मामला भी, पेपर लीक वाला बहुत ज्यादा चला हुआ है, ऊपर से कुछ जो सांसद जी लोगों से नहीं मिल नहीं पाए, इनके प्रति व्यक्तिगत नाराजगी भी है, तो ये मिलकर बड़ा कॉम्बो पैक बन गया जो सांसद को मुश्किल दे रहा है। और इकरा हसन का क्या रह सकता है? इकरा हसन फ्रेश चेहरा है, टेस्टेड नहीं है, तो सीधे कोई चुनाव नहीं लड़ा, बड़ा चुनाव टेस्टेड नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। उनकी पूरी, उनके दादा बड़े लीडर थे, उनके पापा बड़े लीडर थे, उसके भाई विधायक रहे हैं, उसने खुद भाई को चुनाव लड़ाया, तो चुनाव का अनुभव भी है लड़ाने का, लड़ने का। फ्रेश चेहरा है, डायनेमिक पर्सनैलिटी है बहुत, और व्यवहार बहुत बढ़िया है, और मुझे लगा राजनीति की समझ भी बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है शायद वो बहुत बड़ी स्थिति में चुनाव लड़ेगी, और उसका वोट उसके पीछे लामबंद है। सबसे बड़ी बात यह है, लेकिन उससे हिंदुओं से बहुत वोट मिलेगा। जाट भी तो टूट गया ना, अब तो बिल्कुल क्लियर ही हो गया कि जयंत चौधरी नहीं जा पाएंगे साथ में। जाट वोट का मैंने पहले भी कहा था, जाट वोट तो पहले बीजेपी के पास था अधिकतम वोट, जाट वोट पूरा था कहाँ, ज्यादातर वोट बीजेपी के साथ ही चला गया था, तभी तो गठबंधन में जाना पड़ा इन्हें। इतना वोट का जितना फर्क पड़ेगा इतना, पिछली बार यहाँ से वो तो 70,000 वोट लेके गए थे, कांग्रेस का प्रत्याशी, भारतीय कांग्रेस गठबंधन में शामिल है, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, खास फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, इकरा मजबूत है, इकरा मतलब बहुत बढ़िया टक्कर रहेगी, और इकरा को मुझे हल्का सा एज नाराजगी की वजह से इकरा को हल्का सा मुझे नजर आता है कि इकरा शायद थोड़ा मजबूत कंडीशन प्रदीप चौधरी के मुकाबले हल्की से मजबूत है फिलहाल। और अगर बीएसपी आ जाती है साथ में तो फिर तो प्रदीप चौधरी हार ही जाएंगे। 1.5 लाख वोट का फर्क है जो बीएसपी का वोटर है इस सीट के ऊपर, वो तो एक साथ आ जाएगा, फिर तो प्रदीप के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर तो पूरे यूपी में क्या करके पूरे देश में दिक्कत आएगी, खाली प्रदीप को आप क्यों कहें, फिर तो बीजेपी को मुश्किल होगी। आप प्रदीप चौधरी बात छोड़ दीजिए, फिर तो बीजेपी को ही मुश्किल होगी अगर मायावती गठबंधन में आती है तो। लेकिन उनका वोट बैंक भी तो बड़ा अब बिखर गया है, वो नहीं रहा लोगों में, एक जो रुझान रहता था उनके प्रति वो खत्म हो गया। किसके? मायावती जी के प्रति। वो इसलिए है ना कि मायावती खुद के चुनाव में दिखती नहीं ना ढंग से, वो तोड़ फोड़ के चुनाव कर ली थी, और उसके लोगों लगता है कि बनना तो इसने है नहीं। पिछली बार यूपी में मुख्यमंत्री बनने के चांस नहीं थे, सबको पता था, तो वोट इधर उधर बिखर ही जाता है। लेकिन जब लगा नहीं पीएम फेस है भाई, बन सकती है, गठबंधन है पूरा, सब एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं चुनाव पूरा विपक्ष, तो उसके बाद तो जोश आता है ना वोटर में। जैसे 2007 में इसी के लिए आया था ना मायावती के लिए यूपी में कि हाँ सीएम बनेगी, हमने भी वोट दिया था, खाली दलित वोट से तो नहीं बनी थी, और लोगों ने वोट दिया था। तो जब ये लगता है कि तुम्हारा लीडर बिल्कुल बढ़िया रेस में कहीं लगा हुआ है, कल अगर ये लगे मनीष के बारे में कि मनीष अगर जीत गया तो मंत्री बन जाएगा, तो आपका पूरा वोट मनीष को मिल जाएगा। या प्रदीप चौधरी के बारे में बताओ, ये जीतता तो मंत्री बनेगा, और सरकार बनने वाली है और मंत्री बनेगा तो वोट मिल जाएगा, ऐसी कोई संभावना नहीं है। लेकिन उधर भी तो एनडीए वालों ने भी तो अनिल कुमार जी को जो विधायक हैं उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया है, उससे नहीं फर्क पड़ेगा कुछ भी? किसके पक्ष में फर्क पड़ेगा? क्योंकि वो भी तो SC ST के हैं, तो फर्क पड़ सकता है, शायद हो सकता है कि SC वोट फिलहाल यूपी की जहां तक बात करूं मैं, केवल 2 लोगों के साथ चलता है मोस्टली, अगर जो मतलब उनके साथ वोट है वो भले फिर परिस्थिति में इधर उधर चला जाए। मायावती है, फिर चंद्रशेखर राव है, युवाओं में तो चंद्रशेखर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और कुल मिला के दलितों में सबसे ज़्यादा मायावती ही पॉपुलर है आज भी। जैसे ही उसके इन सारे जो दलित में जो अदर ज़्यादा बैकवर्ड है, ये भी इन्हें जब ये लगा कि मायावती प्रधानमंत्री पद की रेस में प्रधानमंत्री बन सकती हैं, तो अब यकीन मानिए टोटल दलित वोट एक साथ चला जाएगा। तो उसके साथ में कुछ और लोग भी जुड़ जाएंगे जो उसका अच्छा प्रशासन पहले देख चुके हैं, उसके सरकार सबसे बढ़िया चलाई थी उसने यहाँ, तो वो लोग भी साथ जुड़ जाएंगे। फिर प्रशासन तो योगी जी भी अच्छा चला रहे हैं, मैं मायावती का प्रशासन योगी से बेहतर मानता हूँ, क्योंकि मैंने दोनों प्रशासन हाल में देखे।
पहले 2-3 बार की सरकार छोड़ दी, थोड़े थोड़े टाइम की थी, हालांकि वो तो गजब ही सरकार थी। लेकिन जब 2007 में फुल फ्लैश सरकार आई थी, वो सरकार में जो योगी जी के पक्ष में सिर्फ एक बात आती है कि गुंडागर्दी बंद है। लेकिन यकीन कीजिए मायावती सरकार में गुंडागर्दी बिल्कुल शून्य थी, कहीं कोई गुंडागर्दी नहीं थी। आम जनता बिल्कुल कहीं कैसे भी घूम सकते तुम। और जो प्लस पॉइंट था कि अफसर जो थे वो रिश्वतखोरी और करप्शन से दूर थे, कायदे में थे। 9:45 बजे अधिकारी अपने ऑफिस में बैठे मिलता था, आप जाओ तुरंत खड़ा होता था, आपको पूरा सम्मान मिलता था, आपकी बात सुनी जाती थी। आज वो बात नहीं है। आज अफसर आपकी क्या, आप सांसद विधायक की सुनने को तैयार नहीं है। अफसरशाही चली हुई है, अफसरशाही चली हुई है, पूरी तरीके चली हुई है। एक बिजली वाला एसडीओ भी अपने आप को बहुत शोरमा समझने लग गया आज की तारीख में, जबकि पहले एक्शन की हिम्मत नहीं थी। वो बोल रहा है मायावती के शासन में हमने खुद देखा, हम बहुत काम कराए उस जमाने में। तो उसकी सरकार ज़्यादा बढ़िया सरकार थी, विकास भी उसकी सरकार में बहुत ज़्यादा हुए हैं। खासतौर वेस्ट यूपी में तो मायावती सरकार में बहुत कुछ काम हुआ है, हम किसी बात को इनकार नहीं कर सकते। आप अपने, मैं अपने गंगों में देखता हूँ लगभग 35 बिजली घर, 132 का बिजली घर, ये पुल, कहीं कॉलेज, कहीं कुछ मेडिकल कॉलेज, बहुत कुछ दिया उसने सहारनपुर को। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि जो सांसद है मौजूदा, वो कह रहे हैं कि राम मंदिर पे वोट मिलेगा, मेरे आने जाने से क्या फ़र्क पड़ता है। और अगर इन्हें ऐसा है तो भगवान इनकी गलतफहमी बनाए रखे। अगर सांसदों को ऐसा लगता है कि राम मंदिर वोट मिलेगा और मोदी के नाम पर वोट मिलेगा, तो भगवान इनकी गलतफहमी बनाए रखे। अगर मोदी के नाम पर वोट मिलता तो साउथ इंडिया में इनकी इतनी सीट होती, वहाँ भी हिंदू ही हैं, मुस्लिम इधर ज़्यादा, वहाँ मुस्लिम कम है, तो वहाँ तो इन्हें वोट नहीं मिलता। अगर राम मंदिर के मोदी के नाम पर वोट मिलता, अगर मोदी के नाम पर वोट मिलता तो भी तेलंगाना में ना हारते, अगर मोदी के नाम पर वोट मिलता तो हिमाचल में ना हारते, अगर मोदी के नाम पर वोट मिलता दिल्ली में ना हारते। ये एक फिनोमेना मीडिया ने बनाया कि मोदी के नाम पर वोट मिलता है, मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलता। लोगों को विकल्प नजर नहीं आता। हमारी जो ये बेल्ट है ना इधर की, ये धर्म की तरफ थोड़ी ज़्यादा चलती है। अब राम मंदिर का था, बनेगा बनेगा बनेगा, बन गया, खत्म हुआ मामला, फिनिश, भूल गए। अब क्या होना, उस पर कुछ भी नहीं होना। किसी के कोई अब राम मंदिर का जिक्र करता है क्या? नहीं। अब तो मुद्दे उभर के सामने आ गए। लेकिन उनको दूसरा मुद्दा लेके आएंगे ना, वो तो कहते हैं कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। इस बार सारी कोशिश कर ली, नूह से शुरू हुआ था, उधर से हरियाणा से। इस बार हिंदू मुस्लिम मामला नहीं बना पा रहे हैं, ये चुनाव को कम्युनल कर ही नहीं पाए, पूरी ताकत लगे अब तक नहीं कर पाए। ये सबसे बड़ी दिक्कत ही भाजपा को सामने आई है कि इस बार हिंदू मुस्लिम पुट चुनाव में नहीं आ पा रहा है। शायद इसकी वजह हो सकता है नौजवान हो, जो कि उनकी बहुत सारी चीज़ें दिक्कत में आई, उनकी नौकरियाँ दिक्कत में आई, बहुत सारी दिक्कत में आई है। तुमने नहीं, जो बुजुर्ग है मैं देखता हूँ जब, क्योंकि वेस्ट यूपी में खासकर मुस्लिम है, और अगर गुजरों की बात करूँ, जाटों की बात करूँ, तो जो बुजुर्ग हैं वो रोकना चाहते हैं कि लड़ना नहीं है। मैंने जाटों में भी देखा है, अब वो बड़ा पछता रहे हैं। बहुत सारे गांवों में जाकर मैंने पर्सनली बात किया कि भाई सारा नष्ट हो गया सब कुछ। ये सिर्फ फिनोमेना कहाँ है जो पूरा दिन मोबाइल पे बैठा हुआ है। ये नई उम्र का लड़का, उसके पास काम नहीं, रोजगार तो उसके पास है नहीं, पूरा दिन डोज दी जा रही है, डेटा है, डेटा चल रहा है, डेटा पैक चल रहा है, और लगातार एक ग्रुप में से जोड़ देते हैं, 20-20 ग्रुप में जोड़ देते हैं। इनका एक सिस्टमेटिक सिस्टम है, पूरा दिन उसमें हिंदू मुस्लिम के लगातार मैसेज आते रहेंगे, आपके ऊपर बम्बारमेंट है दिमाग के ऊपर। पूरा दिन अगर आप हिंदू मुस्लिम करते रहोगे तो उसके बाद दिमाग को चीज़ घुसेगी, फिर आपको बगैर चाहते हुए अवचेतन मन में बात चलेगी। जब भी कोई बात होगी तुरंत आपके अंदर से वो हिंदू मुस्लिम जहर निकल के सामने आएगा। ये कुछ नए जो लड़के हैं उनके ऊपर है थोड़ा सा, नहीं तो आमतौर पे हमारी जो इलाका है ये बिल्कुल भी सांप्रदायिक नहीं है, कहीं से कहीं तक सांप्रदायिक नहीं है। लेकिन ये फिलहाल एक बना दिया गया, प्रयास के साथ सांप्रदायिकता बढ़ाई गई है। कितने दिन चलेगी? ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो इसका मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, और उनकी इतनी दिक्कतें मुझे पता लगी है कि ये जो हिस्सा है हालांकि एक ही काम करता है। एक तरफ का अगर आप लेफ्ट हैंडेड है तो राइट का काम करेगा, राइट हैंडेड है तो लेफ्ट का काम करेगा, कि मतलब बर्बाद हो चुके हैं। शायद 0% भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैसेज आएगा, 2 लाइन पढ़ेंगे, उसको फॉरवर्ड कर देंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फॉरवर्डेड ज्ञान पे ही केवल बात करेंगे, उनके पास कोई खास लॉजिक नहीं होता। पाकिस्तान में इतने हिंदू थे, इतने रह गए, अब बांग्लादेश में इतने हिंदू थे, इतने रह गए, उस प्रदेश में इतने हिंदू थे, उतने रह गए, उस प्रदेश में इतने हिंदू थे, और इनकी जनसंख्या 2050 तक हमसे हिंदुओं से 3-4-50 गुना होगी। पता नहीं क्या क्या इतना आडंबर भर दिया है। ये कोई नहीं बताता कि तुम्हारी इनकम पहले 10,000 थी, तुम्हारी इनकम इतनी रह गई, या अगर तुम्हारे पहले 10,000 आते तब उसकी वैल्यू क्या बची है, चूंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई। ये को बताने को तैयार नहीं है। तुम्हारी नौकरियां कौन खा गया बताने को तैयार नहीं है कि अगर ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है तो वो क्या करते हैं, अगर 100 सीट आएंगी तो 100 सीट को एक साथ नहीं निकाल लेंगे ताकि 27 आपको मिल जाएंगी। अब वो 1-2-2, 3-3 करके सीट निकालते ताकि आपको आरक्षण नहीं मिलेगा।
अगर आपने कई 10 सीट हैं, उन्होंने 10 एक साथ नहीं दी, वो क्या करते हैं 2 सीट एक बार देंगे। जब 2 सीट निकाल लेंगे तो आपको 27% कौन सी सीट पे दे देंगे, तो सारा आरक्षण आपका पी लिया। जो आपको नौकरी मिल सकती थी इन गाँव के हमारे ओबीसी वर्ग को या हमारे दलित वर्ग को, वो पी गई। इस बात का मैसेज तो कहीं नहीं आता। इन्हें पता ही नहीं तुम्हारे साथ खेल क्या हो गया, आपको हिंदू मुस्लिम उलझा रखा और खेल कर दिया आपके साथ में। ये मूर्ख है, बहुत दिन बाद समझेंगे। कभी हम भी जोश में आए थे, कभी हम भी जब राम मंदिर का मामला चला थोड़ा वो समझ पे ही आया था, लेकिन जल्दी समझ गए, चूंकि तब मोबाइल नहीं था, तब लगातार दिमाग में कोई बम्बारमेंट करने वाला नहीं था, चीजें सामने ही पुराने अध्ययन थे, तो थोड़े वो साल 6 महीने में ज्वार उतर गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आपको लगातार क्षेत्र की अपडेट दे रहे हैं और कोशिश करते हैं कि आप तक हम सही इन्फॉर्मेशन भेज सकें, सही जानकारियाँ भेज सकें। मैं 2 चीज़ें बताना चाहूँगा कि मेरा दोस्त है और वो एक हिंदू गुर्जर था, एक मुस्लिम गुर्जर था। तो जो हिंदू गुर्जर था उसका मुस्लिम गुर्जर के साथ पूरा गठजोड़ था, आपस में आना जाना था, लेकिन उसको गलती से ग्रुप में जोड़ दिया गया और मतलब 2-3 महीने के बाद उसमें इतना चेंजिंग आया कि दोनों की दूरियां बन गई, सिर्फ ग्रुप्स के कारण। क्योंकि उसने जिस दिन में पढ़ा और मुसलमानों के प्रति जो जहर उसने देखा कि मेरे मुसलमान जो है इतना टॉर्चर करते हैं, इतनी चीज़ें हमसे छीन ली, पता नहीं क्या क्या। क्योंकि इन्होंने तो रोज़गार की देखनी है, रोज़गार कहाँ चला गया ना, इन्होंने देखना है कि हमारी लोग पैसा कौन खा गया, हमारी ज़मीन जायदाद कहाँ जाएंगी और हमारे साथ हो क्या रहा है। यही नहीं है, आप तो खाली हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, कुछ और भी हो। आपने ध्यान नहीं दिया कि आज मुस्लिम राजपूत गुज्जर के सामने क्यों खड़ा है। अब सैनी प्रदीप के बारे में निकालता है कोई कि इन्होंने गुजरों गांव में काम करा है। अरे भाई, इन्होंने खाली हिंदू मुस्लिम में नहीं बांटा आपको, इन्होंने आपको हिंदू गुज्जर को सैनी के साथ, सैनी को राजपूत के साथ, राजपूत गुजरात के साथ, सब जातियों का आपस में भिड़ा रखा है। ये बहुत दिन बाद समझ में आएगा। अभी तो हिंदू मुस्लिम है, उसके बाद आपको अंदर पैसे बढ़ा दिया, फिर आपको गोत्र में भी बढ़ा दिया ना। आप गौर से देखिए, यहाँ कलशान और बटार कर दिया। कलशान बटार आप ही की सीट पे हो गया ना। किसने कराया? किसी सपा वाले ने तो नहीं कराया ना। अगर कराया तो किसी भाजपा के लीडर नहीं कराया होगा ना। किसी सपा वाले ने तो नहीं कराया ना। तो ये चलता है, ये तो घर घर में कराएगी आपके। कल को आपके घर में होगा, बेटा बाप के सामने खड़ा होगा, बाप बेटे के सामने खड़ा होगा, भाई भाई के सामने खड़ा होगा। इनका तो काम ही डिवाइड एंड रूल है। बीजेपी केवल डिवाइड एंड रूल पे काम करती है। ये किसी को ये बात समरसता की करती है, समानता की भी नहीं करती है। समरसता के बीच में खेल कर जाते हैं, समरसता नहीं करते। दरअसल आपके बीच में जहर फैलाते हैं लोग। ये मानसिकता ही ऐसी है, क्योंकि ये तो अंग्रेजों से सीखा है बहुत ढंग से कि बांट के कैसे राज किया जा सकता देश के ऊपर। तो घबराओ मत, अगर ये सरकार चलती रही, आप इनके बीच में रहे तो कुछ दिन बाद आपके घर घर में लट बजने वाले हैं।